वेलकम डियर स्टूडेंट्स। भारतीय संस्कृति प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय समाज को समझने के लिए वर्ण व्यवस्था को समझना बहुत ही ज़रूरी है। भारत में विद्यमान जाति व्यवस्था के बारे में आप काफ़ी परिचित होंगे और उस जाति व्यवस्था का आधार वही वर्ण व्यवस्था रही है। साथ ही सामान्य जीवन में भी हम वर्ण के आधार पर विभिन्न प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग करते भी हैं और सुनते भी हैं। लेकिन उन सामान्य चर्चाओं और इतिहास के एक विद्यार्थी या एक बौद्धिक व्यक्ति के लिए उन चर्चाओं का क्या महत्व होना चाहिए, उसको समझने के लिए हमें वर्ण व्यवस्था के मूल स्वरूप को समझना होगा और हमें यह भी समझना होगा कि वर्तमान वर्ण व्यवस्था या उसके आधार पर बनी जाति व्यवस्था अपने मौलिक स्वरूप से कितनी समान या कितनी भिन्न है। तो आइए आज के टॉपिक में भारतीय समाज को समझने के लिए महत्वपूर्ण घटक वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण व्र धातु से बना है, जिसका अर्थ है वर्ण करना या चुनना। संस्कृत में व्र धातु है जिसका अर्थ होता है चुनना, बाय चॉइस। इस शब्द से ही पता चलता है कि वर्ण व्यवस्था चुनाव का, वर्ण का एक तरीका है, न कि जन्म से। अर्थात यह जन्म से निर्धारित होने वाली व्यवस्था नहीं है, बल्कि इसको व्यक्ति चुन सकता है, उसको चुनने का अधिकार है। वर्ण शब्द का अर्थ रंग भी होता है। ऋग्वेद में भी वर्ण का प्रयोग कई जगह रंग के रूप में भी किया गया है, लेकिन वर्ण व्यवस्था जो है उसमें इसका तात्पर्य रंग से न होकर के वृत्ति या व्यवसाय के संदर्भ में है। जो व्यक्ति जिस प्रकार की वृत्ति या व्यवसाय चुनता है वो उसका वर्ण हो जाता है। तो समाज में वृत्ति के आधार पर वर्णों का विभाजन किया गया है, न कि रंग के आधार पर। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संदर्भ में हमें यह जानना जरूरी है कि इसकी उत्पत्ति का मूल स्रोत कहाँ से है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है और पुरुष सूक्त में यह कहा गया है कि एक विराट पुरुष के शरीर के 4 भिन्न भिन्न अंगों से इन 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। वो 4 अंग कौन कौन से हैं? सिर या मस्तिष्क, वहां से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। भुजा, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। कमर, कमर से वैश्य की उत्पत्ति हुई है। और पैर, पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ये राजनीति विज्ञान में जो राज्य का एक सावयव अंग सिद्धांत आता है, उसी प्रकार से यहाँ भी एक व्यक्ति को मूल माना है और उसके 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। प्रारंभ में केवल ऋग्वेद में 3 वर्णों का उल्लेख आता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है, और उसके बाद में शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। और ये 10वां मंडल जो ऋग्वेद का है, ये भी ऋग्वेद की मौलिक रचनाएं जो हैं वो दूसरे से लेकर के 7वां मंडल है। तो बाकी के जो मंडल है वो बाद में जोड़े गए। महाभारत में जो विराट पुरुष है, जो ऋग्वेद में जिस विराट पुरुष की कल्पना की गई है, महाभारत में उस विराट पुरुष के स्थान पर ब्रह्मा को बताया गया है। कहा गया कि ब्रह्मा के 4 अंगों से, मस्तिष्क से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, कमर से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। वहीं पुराणों में विष्णु के 4 अंगों से इन 4 वर्णों की उत्पत्ति को बताया गया है। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि इन 4 वर्णों की उत्पत्ति एक ही व्यक्ति से बताई गई है, अर्थात इसका स्रोत एक ही है। और जिस प्रकार से एक शरीर में कोई भी अंग छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता, उसी प्रकार से इन 4 वर्णों की उत्पत्ति एक ही शरीर से हुई है। और इनका जब तक शरीर में सभी अंग बराबर काम नहीं करेंगे, अपना अपना काम नहीं करेंगे, तब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहता।
उसी प्रकार से यदि सभी वर्ण अपना अपना निर्धारित कर्म करें तो समाज सही रह सकता है। इस प्रकार की कल्पना प्राचीन शास्त्रकारों ने की है। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि चारों वर्णों की उत्पत्ति गुण और कर्म के आधार पर है। चारों वर्णों की उत्पत्ति गुण और कर्म के आधार पर है, अर्थात जो गुण बताया गया है, भारतीय दर्शन में 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं, सत, रज और तम, यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 प्रकार के गुण है वो दर्शन में बताए गए हैं। जिस व्यक्ति में सत तत्व प्रधान होता है वह ब्राह्मण होता है। जिस व्यक्ति में सत और रज ये दोनों तत्व रहते हैं वो क्षत्रिय होता है। जिस व्यक्ति में रज और तम के गुण होते हैं वो वैश्य होता है। और जिस व्यक्ति में तम गुण प्रधान होता है वह शूद्र होता है। तो कृष्ण भगवान ने ये कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई गुण प्रधान होता है। सभी गुण मौजूद तो होते हैं लेकिन एक गुण है वो बहुत प्रधान होता है, तो उस प्रधान गुण के आधार पर उसका वर्ण निर्धारित किया गया है। गुणा प्रकृति संभवा, यानी प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई प्रकृति में उसका गुण विद्यमान होता है। उसी के आधार पर वर्णों का विभाजन किया गया है। प्रारंभ में ब्रह्म, क्षत्र और वैश्य के आधार पर 3 वर्ण थे, लेकिन बाद में शूद्र वर्ण को जोड़ा गया। ऋग्वेद काल में वर्णों में जटिलता नहीं थी। एक स्थान पर ऋग्वेद में उल्लेख आता है जिसमें एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ। कवि का तात्पर्य हो गया कि वह ब्राह्मण है। मेरे पिता वैद्य हैं, यानी एक प्रकार का व्यवसाय करते हैं, तो वो वैश्य है। और मेरी माता अन्न पीसने का काम करती हैं, श्रम करती है, तो वो शूद्र है। एक ही परिवार में 3 अलग अलग कार्य करने वाले व्यक्ति रहते हैं और तीनों का वर्ण अलग अलग हो गया। तो ऋग्वेद में इस प्रकार की जटिलताएं नहीं थी, लेकिन बाद के काल में विभिन्न वर्णों के बीच में भेदभाव बढ़ने लगा और विभिन्न प्रतिबंध लगाने शुरू हो गए। शूद्रों पर, वैश्यों पर, क्षत्रियों पर, ब्राह्मणों पर। उनके आने जाने, खाने पीने, उठने बैठने, सामाजिक विवाह समारोह, इन सभी चीज़ों पर धीरे धीरे जटिलताएं बढ़ती गई और प्रतिबंध लगते गए। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी वर्णों के अंदर आना जाना या उनके बीच में मेल मिलाप जारी था। हमें कई शूद्र पुत्र ऋषियों का उल्लेख मिलता है, जो शूद्र के पुत्र थे लेकिन ऋषि बने। कई शूद्र पुत्र थे जो राज दरबार में बड़े विद्वान और पंडितों के रूप में शोभा पाते थे, जैसे विदुर महाभारत में। तो ऐसा नहीं था कि वर्णों के जो खांचे थे उससे कोई बाहर नहीं निकल सकता था या अंदर जा नहीं सकता था। सूत्र काल जो 600 से 300 ईसा पूर्व माना जाता है, उसमें वर्ण का आधार जन्म हो गया, न कि कर्म। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आता है जब वर्ण का आधार है वो जन्म हो गया। वशिष्ठ धर्म सूत्र में शूद्र को शमशान के समान अपवित्र कहा गया है, यानी शूद्र है वो अपवित्र है। संभवतः इसका कारण यह रहा होगा कि शूद्रों ने साफ सफाई या स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा होगा, इसलिए इस प्रकार का शब्द काम में लिया गया है। लेकिन आर्थिक दृष्टि से देखें तो शूद्रों को अब वार्ता का अधिकार मिल गया है। वार्ता में क्या क्या चीजें आती हैं? वार्ता में कृषि, पशुपालन और व्यापार, यानी अब शूद्र है वो कृषि भी करते हैं, पशुपालन भी कर सकते हैं और व्यापार भी कर सकते हैं। ये वार्ता है वो कौटिल्य भी या चाणक्य भी इनको वार्ताउपजीवी कहा करता है। तो इस प्रकार से जहाँ कुछ जटिलताएं भी मिलती है तो वहाँ कुछ समाधान का प्रयास भी किया जाने लगा है। जैन और बौद्ध जैसे निवृत्ति मूलक धर्मों में शूद्रों का महत्व बढ़ा है और इसके कारण ही कई शूद्र ने जैन और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। जैन और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी इसी वर्ग के सहारे अधिक मात्रा में हुआ और फिर धीरे धीरे मध्यकाल आते आते समाज में विभिन्न जटिलताएं बढ़ती गई।
विभिन्न नई जातियों का उद्भव हुआ और इससे वर्णीय अवस्था में बहुत ही जटिलताएं आने लगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि 4 वर्ण और उनके प्रमुख कर्तव्य कौन कौन से हैं, और उसके साथ में PDF शेयर करूंगा जिसमें आपका असाइनमेंट या होमवर्क दिया हुआ है। थैंक्स।